अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं फादर ऑफ़ टेक्नोलॉजी, ए यूट्यूब चैनल फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन। ठीक है? पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक लंबी सी अच्छी सी साँस ले लीजिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल होने वाला है। और आपको पता ही है आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। लेकिन पहले साँस ले लीजिए। साँस ले लिया? छोड़ भी देना था उसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ साँस लेके रुक जाना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि बनता है, जो कि नेशन वांट्स टू नो कोई जानना चाहे कि नहीं चाहे, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर इस तरह से सिलेबस अगर चलता रहा स्लो तो 10 साल भी लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। और ऊपर से मैं सिर्फ अभी तक सिर्फ 10th क्लास के क्वेश्चन वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें से भी स्पेसिफिकली फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ वीडियोस डाले हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो कब कंप्लीट होगा? आखिर कब कंप्लीट होगा? तो द नेशन वांट्स टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए। और सवाल ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वीडियोस मैंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लिया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे जो है मैं एक दिन में 2 वीडियोस कम से कम आराम से डाल लूँगा एक दिन में। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे फिज़िक्स का एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला, तो उस दिन बायोलॉजी की भी हो सकता है मेरे साथ मेरे पास कंप्लीट। जैसे अभी मैं फिज़िक्स का वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास अभी 2 बायोलॉजी के वीडियोस भी पड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें पब्लिश नहीं किया क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगने लगे कि यार एक दिन में इतने ज़्यादा कैसे देखूँ। देखिए 2 चीज़ किया मैंने। सबसे पहला काम क्या है कि वीडियो को कंप्रेस करना सीख लिया अच्छे से, जिससे फाइल का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। तो इंटरनेट अगर स्लो भी है तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मैंने एक तरीका ढूँढा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे मैंने क्या ढूँढा, मैंने ढूँढा अगर बोलूँ तो गलत होगा। ये कौकब फुरकान का आइडिया था, ये मेरे एक स्टूडेंट जो कि देख भी रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि टॉपिक वाइज़ वीडियो बनाने के लिए, उसको देखने में मज़ा भी आएगा और छोटा-छोटा वीडियो भी होगा। तो ये बहुत काम आया मुझे। एक दिन में मैं एक चैप्टर में से मतलब में से 2-3 वीडियोज़ बना सकता हूँ आराम से। और बना सकता हूँ, मैंने कहा, मैंने पूरा फाइनल करके अपलोड नहीं कर सकता हूँ। दो एक वीडियो कम से कम मैं पर डे जैसे बायोलॉजी है तो उसका एक वीडियो कम से कम पर डे अपलोड कर सकता हूँ और फिज़िक्स का भी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या फिज़िक्स के साथ-साथ बायोलॉजी का भी एक वीडियो आ जाना चाहिए हर दिन, या फिज़िक्स के साथ-साथ केमिस्ट्री का भी या बायोलॉजी केमिस्ट्री का? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके दें, जल्दी से जल्दी बताएँ, इससे पहले कि टाइम निकल जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ गई होगी बात। चलिए तो आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपको प्यारे-प्यारे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज क्योंकि आज पूरा ओपन है, खुला हुआ है चारों तरफ से और ठंडी-ठंडी हवा आ रही है। सफोकेशन नहीं हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आज। तो आप देख रहे हैं अपने प्यारे-प्यारे स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है, चैप्टर है। इसको हम लोग आज पढ़ने जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो सेक्शन 1.2 कंप्लीट हुआ है, उसका क्वेश्चन कौन बनाएगा? तो आज आप लोग के लिए पहले सबसे पहले होमवर्क ये लीजिए, आपका रहा होमवर्क यहाँ। मैंने जो लिंक डाला है नीचे में जहाँ पर से आप डाउनलोड करते हैं ना, वहाँ पे लिंक में जो पेज नंबर 5 है, यहाँ देखिए ऊपर में पेज नंबर 5 में ये क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और पेज नंबर 6 में भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इन सबको क्वेश्चन को ना पेज नंबर 5, 6, 7 जितने जिसमें भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चन बनाना और ईमानदारी के साथ बनाना है। आंसर नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन बनाना है और अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन में डाल देना है। जब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन वाला वीडियो आएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हैं, लेकिन साथ-साथ सिलेबस भी देखना है, ऊपर से अच्छा और सही कंटेंट जो आपके फ़ायदे के लिए हो वो भी अपलोड करना है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में। चलिए, तो इसमें क्या है, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने पूरी तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की। तो मैं सबसे पहला सवाल वो मतलब ये पहला सवाल नहीं, तो दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल तो मैंने पहले पूछ लिया। तो दूसरा सवाल ये कि बताइए कि आपके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? सोचिए थोड़ा दिमाग में, कमेंट सेक्शन में जाइए, नीचे जाकर के कमेंट करेंगे तो और अच्छा होगा। तो अगर जवाब दे दिया है आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक बात है, कह सकता हूँ मैं कि एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अलग-अलग चीज़ों को जब जोड़ा जाता है, जैसे कि सोर्स है, फिर कंडक्टिंग पाथ है, फिर कंट्रोलिंग डिवाइसेज़ है, स्विच है, फिर जाकर के
जो लोड है, इन सभी चीज़ों को एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जब जोड़ा जाता है तो एक कंडक्टिंग पाथ बनता है, क्लोज पाथ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर के लोड तक जा सकता है और दूसरे रास्ते से वापस आ सकता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। दोनों दोनों डेफिनेशन मैंने एक्चुअली यहाँ पे दो डेफिनेशन थे, दोनों का दोनों मैंने एक ही साथ बोल दिया। एक्चुअली दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, एक तो मैंने बता दिया कि कंप्लीट एंड क्लोज पाथ इसमें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। दूसरा वाला है एक ऐसा सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल करके कंडक्टिंग पाथ के थ्रू, जाहिर सी बात है सोर्स से निकलेगा चार्ज, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल लोड तक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहुंचा करके और दूसरे रास्ते से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता हो। कंप्लीट एंड क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता हो, जिसमें चार्ज फ्लो कर पाता हो। दो डेफिनेशंस हो गए। अगर इसको समझना है तो प्रैक्टिकली कुछ इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। ये हो गई अपनी बैटरी, दिख रहा है ना, अच्छे से देख लीजिए, आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वॉइस ही है। तो ये जो है, ये हो गया आपकी बैटरी, हो गई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जिसको मानना है मान लीजिए। और मैं क्या करता हूँ ना, एक कंडक्टिंग पाथ लगा के दिखा, ये देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए इसका कंडक्टिंग पाथ है, बाहर से जो पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है कि अच्छे से दिख रहा होगा। और अब जो है जाकर के हो सकता है हम कहीं पे एक काम करते हैं, मैं पहले लोड लगा के दिखाता हूँ। बड़ा मुश्किल है इसको समझाना यार, मुश्किल तो नहीं है, मतलब पकड़े रहना इसको बहुत मुश्किल होता है, कैसे अकेले या अल्लाह, दिख रहा होगा ना ये बीच में। मैं इसलिए इस वाले को मैंने हमको इसलिए दिखाया है यहाँ पे, इसका रीज़न है। अरे यार अटक जा, यहाँ पे मैं जो, चलिए ऐसे समझते हैं जैसे ही अटकना चाहे। मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, मैं हम अभी नहीं, सिंपल सा दिखाता हूँ एक कनेक्शन जो थोड़ा, उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं बीच में लगा देता हूँ लोड, किसी भी टर्मिनल को हम मान लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी सपोज के इधर से आ रही है, तो यहाँ से होते हुए लोड तक पहुँचा के फिर जो है करंट जो है दूसरे रास्ते से उधर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो वाला टेढ़ा वाला इसलिए दिखाया था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि बल्ब वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो है रास्ता वायर इनकम्प्लीट रुक जाता है करके, और बीच में एक जो है इसके लिए जगह बन जाती है। अब ऐसे भी दिखा सकते हैं उल्टा करके, यहाँ पे जो है यानी कि दोनों तरफ से वायर आके कनेक्ट हो गया, यहाँ पे लोड है, या ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बीच में, अरे यार रुक जा भाई, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, दो ही हाथ है मेरे पास, सॉरी। ये जो है यहाँ पे ऐसे करके मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, हो सकता है समझ में आ गई वो बात। तो एक टर्मिनल से जाके, और हाँ एक चीज़ और, स्विच तो मैं बताना भूल ही गया। मान लीजिए यहाँ पे जो है स्विच रहता, हो सकता नहीं है यहाँ पे स्विच। अभी ये जो है मैंने बल्ब का पोजीशन यहाँ पे दिखाया था, तो ये बल्ब यहाँ पे स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब ओवरऑल इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सोर्स जो कि हो गया हमारा बैटरी, ये देख लीजिए, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के, सबसे पहला है सोर्स जो कि बैटरी या क्या हो सकता है, कोई जनरेटर वगैरह हो सकता है, बैटरी का, ये सेल का, ये जनरेटर का। ये दूसरा है कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस में देखिए स्विचेस भी आते हैं, उसके बाद स्विच के अलावा जो है और भी चीज़ें आते हैं, सर्किट ब्रेकर, जैसे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि अक्सर लोगों को लगता है कि कोई अजूबा चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में, ये देखिए दिखा दिया मैंने, तो इतना महान काम करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियोज नहीं देखते। तो स्विचेस का काम आप जानते ही हैं क्या है, मतलब ऑन ऑफ करना, मतलब सर्किट को ब्रेक करना, कंप्लीट करना या इनकम्प्लीट करना। सपोज कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लगा दूँ, ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे मैंने इसको लगाया, ये कंडक्टिंग पाथ है, ठीक, और बीच में लगा दिया मैंने बल्ब, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लगा दिया यहाँ पे बल्ब। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा पता। ये देखिए, ये हो गया बल्ब। मैं ये अगर कहूँ कि जब तक ये स्विच इसमें कनेक्ट नहीं होगा, इस वाले वायर में, ऊपर वाले वायर में और नीचे वाले वायर में, ये तब तक कनेक्शन जुड़ा नहीं, तब तक ये सर्किट इनकम्प्लीट था। अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो स्विच का काम मेन यही होता है। हम अगर चाहते हैं कि बल्ब बुझा दे, तो क्यों हर वक्त हम मतलब अगर वो तार लगाने वाला सिस्टम हो हर वक्त बोर्ड में, तो बार बार निकालना लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा हम स्विच बना देते हैं।
तो हमको जब ज़रूरत पड़ेगी सर्किट को कंप्लीट करेंगे, करंट फ्लो होगा और लोड के पास जा करके उसका एनर्जी का यूज़ हो जाएगा, उस पोटेंशियल का। तो जानते ही है पोटेंशियल क्या है। तो अगर नहीं जानते तो दूसरे मेरे पोटेंशियल वाला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो से याद आया मुझे, मैं बाद में बोलूँगा, तो बीच में जो इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं, ठीक है। ये अब देखिए वहाँ पे एनसीबी आ सकता, कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो पहले सोर्स था, दूसरा कंट्रोलिंग डिवाइस है, आप देख सकते हैं पीछे भी, और जा करके आप, सॉरी मैंने तो इसको एडजस्ट किया ही नहीं, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप अभी देख सकते हैं ऊपर में दिखाई देगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो उसके बाद आता है जो कंट्रोल कर सकता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम लोग खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असल में उसका जो मेन प्रिंसिपल वर्किंग है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है। जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है और वो मोटर के जैसा काम करने लगता है, वो अपने आप स्विच ऑफ हो, मतलब उसका स्विच नीचे गिर जाता है, फिर हम उसको उठा भी सकते हैं खुद से सेल्फ, ठीक है। तो अब तीसरी बात आती है प्रोटेक्टिंग डिवाइस। तो प्रोटेक्टिंग डिवाइस में तो एमसीबी से ज़्यादा बेहतर कौन होगा। प्रोटेक्टिंग डिवाइस में फ्यूजेज हैं और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। फ्यूज़ का काम तो जानते ही हम लोग, घर में जो फ्यूज़ लगाते हैं ना, अगर पूरे घर की बिजली हटानी है तो मेन जो मीटर है हमारा, इलेक्ट्रिक मीटर जहाँ पर वो बिजली का काउंटिंग होता रहता है, वहाँ से हम स्विच हटा दें तो पूरा का पूरा पूरे घर का जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिजली चली जाती है। वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। या किसी पार्टिकुलर रूम में का अगर पूरी की पूरी बिजली ख़त्म करनी है तो वहाँ पर से स्विच निकाल देते, फ्यूज़ निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कंट्रोलिंग डिवाइस है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने बता ही दिया। कंडक्टिंग पार्ट टू कैरी करंट, अब मैंने बोला ना, ये अगर बैटरी है तो इसको बाहर में कंडक्ट करने के लिए कंडक्टिंग पाथ चाहिए ना, हाँ, बाहर में कनेक्ट होने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि अब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई चीज़ है नहीं। मैं हवा में बल्ब लगा दूं तो कैसे जलेगा ये। तो बोलिएगा, बहुत सारे कुछ अक्लमंद लोग होंगे, बोलेंगे सर इसमें ही बैटरी लगा देंगे, फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर इसके अंदर अगर बैटरी फिट करनी है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोड के बारे में बात करें, यही अपना लोड है, पंखा बल्ब जितना है, मोटर वोटर जितने भी चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके पास जो पोटेंशियल है काम करने का, वो काम करवाने के लिए भी तो किसको देंगे। मतलब पैसा है मेरे पास, हम देना चाहते हैं किसी फकीर को, फकीर आए नहीं, किसको देंगे, खुद को देंगे। तो वही बात है, चार्ज फ्लो हो रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को, लेकिन अपनी एनर्जी के अंदर से जो निकलेगी, रिलीज होगी, वो कहाँ जाएगा, वो बल्ब इस्तेमाल करेगा, पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कुछ ज़्यादा इंग्लिश पढ़ ली मैंने। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल वगैरह, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, ये माइक ले लीजिए ना, ये जो माइक का जो वायर है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगर मैं इससे कनेक्ट नहीं करता तो ये मेरी आवाज़ क्या खाक रिकॉर्ड कर रहा होता है ये तो लोड चाहिए, लोड एकदम सबसे कंपल्सरी चीज़ है। अगर बैटरी नहीं, देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जो मकसद है मेरा बैटरी बनाने का, हमारा बैटरी का यूज़ करने का, कंडक्टिंग पाथ का, स्विच का, किसके लिए, लोड के लिए। कोई एक काम हमको कराना होता है ना, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि देखिए ये जो कंट्रोलिंग डिवाइसेज हैं, स्विचेस हैं, आखिर क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसका सवाल, ये सवाल पैदा होता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपका हक बनता है, मतलब आपके ऊपर वाजिब है कि जाकर के आप जो है उसका जवाब दें। मैं अच्छा नहीं लगता है ऐसे में कि मैं क्वेश्चन पूछता रहूँ और कोई जवाब नहीं देता है। वैसे बहुत सारे लोगों के आंसर्स आए हैं, तो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं दिखाता हूँ आजकल। कंटिन्यू पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बात आती है, देखिए वोल्ट की जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस आखिर क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी। उसका रीज़न यही है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट का वैल्यू और वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है, वो बहुत मायने रखता है। अगर नॉर्मल कंडीशन से, मतलब नॉर्मल जो वैल्यू है, जैसे 240 वोल्ट आमतौर पे होता है, और फ्रीक्वेंसी के अगर बारे में बात करें तो 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इंडिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो 240 से 250 वोल्ट हम लोग के घर में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर जो अप्लायंसेज हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, बल्ब, पंखा, ये सब खराब हो सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो सब डिवाइसेस होने चाहिए। तो और करंट भी ज़्यादा सप्लाई नहीं होना चाहिए। फ्यूज़ जो होता है ना, फ्यूज़ का एक रेटिंग होता है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, इस तरह के फ्यूजेस आते हैं। आमतौर पर 5 और 15 वाले एम्पेयर वाले देखने को मिलते हैं। 5 वाला जो रूम में लगा होता है, और 10 वाला जो वहाँ पे मीटर के पास लगा होता है। और भी रेटिंग्स आ सकते हैं कि उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो जो है ना, वो मेल्ट करके ख़त्म, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो आपका जो अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो
ये जो चीज़ होती है, ये एक चीज़ आती है, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस। इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस कहने का मतलब होता है कि वो तरीका जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या करंट मेजरमेंट करते हैं किसी भी सर्किट में, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस कहते हैं, बस और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओह, मैं तो थक गया यार। वैसे बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खुली हवा की बात ही अलग होती है, लेकिन आप लोगों को आसपास की आवाज़ नहीं सुनाई देगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माइक को मैंने इस तरह से सेटअप कर रखा है, कोई चिल्लाएगा भी तो नहीं आवाज़ सुनाई देगी। कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही थी, पीछे से आवाज़ आती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, और ये पेज है कंपोनेंट्स, सर्किट सिंबल एंड फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है वो यही दिख रहा है, ये जो महाशय है, महान चीज़ दिख रहा है ना, महान चीज़, ये वायर जो कि कंडक्टिंग पथ का हंसी भी बहुत आ रही है यार, दुआ करना है हंसी ऐसे ही बरकरार रहे मेरी, मतलब मुस्कुराहट। तो ये कंडक्टिंग पाथ है, ये कंडक्टिंग पाथ से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महान चीज़ है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग में वीडियो शूट नहीं कर पाता, ठीक है। ये वीडियो शूट जो हो रहा है उन महाशय को दुआ देनी चाहिए जिन्होंने इसकी खोज की। दूसरा आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ओ मैं तो अच्छा, ठीक है। ये आता है दूसरा, वायर जब ज्वाइंट करता है तो, जैसे ये देखिए, ये वायर इस वायर से ज्वाइंट किया। अब मैं उंगली मेरी आ रही है तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और ये बड़ा मुश्किल है यार। अटक जा अटक जा अटक जा अटक जा अटक जा अटक जा, ये तो कुश्ती खेल रहा है मेरे साथ। हाँ ये देखिए, टी शेप का लग रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा टी हो गया, लेकिन टी शेप का लग टी शेप का लग तो रहा है ना। अब बैलेंस हो गया भाई, हाँ जो भी है दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर जॉइंट दिखे या ब्लॉब बॉब जिसको बोलते हैं, जैसे कि अगर हम किसी धागे से अगर हम किसी गेंद को बांधे तो गेंद जो लटकता हुआ दिखता है ना, या किसी की ईंट वगैरह को बांध देते तो उसको बॉब बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का सिंबल दिखाया जैसा कि वहाँ पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो मैं कोशिश किया मैंने दिखाने की। और तीसरा जो है इसमें, वो नन अदर देन, वो जो तीसरा वाला है, अगर कोई वायर क्रॉस कर रहा है, वो ज्वाइंट नहीं है। देखिए ये वाला जो मैंने दिखाया था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों में एक दूसरे से ज्वाइंट है। लेकिन ये वाला जो है आपको दिख नहीं रहा होगा वहां से, अब देखिए, लेकिन अब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। ये देखिए, उम्मीद है दिख रहा होगा, अब तो दिख ही रहा होगा, इशारा लगा के मैं दिखाता हूँ, अब तो दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वायर जो है इसके ऊपर से ओवरलैप करके गया हुआ है, इसको बोलते हैं हम्प बोलते हैं, यानी एक जंप जंप नहीं है, हम्प बोलते हैं। ये वायर जंप करके गया हुआ है इसलिए इसको हम्प बोलते हैं जंप नहीं बोलते। तो लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इतना याद रखे कि ये इसके ऊपर से बस जा रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं इसमें से, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, इन दोनों के बीच में जब वायर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया था, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर एक दूसरे के ऊपर कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है ये। बाप रे बाप, ये चीज़ समझाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। ये तीसरा वीडियो है, इस वीडियो के लिए मुझे 2 बार जो है रोकना पड़ा पूरा वीडियो शूट करने के बाद। तो थर्ड वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत का फल भी मिलना चाहिए यार, शेयर वेयर करो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बैटरी सेल, बैटरी नहीं सेल, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, यार वो जानते हैं अच्छी तरह से यार, सेल के बारे में क्या समझाऊं मैं। तो उसका दूसरा है बैटरी, जो कि सेल से मिलके बना होता है, बहुत सारे सेल से मिलके बना हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। कम से कम 2 सेल होने चाहिए तो बैटरी बनती है। एक सेल है तो सेल इसको सेल भी बोलेंगे। और सेल में जो है कई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी उतने ही होंगे। आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें इस वाले पोर्शन पे, जहाँ पे ये दिख रहा है, अरे यहाँ पे ये मोबाइल भी ना, ये देखिए ये पोर्शन पे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और भी बहुत सारे हो सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स बीच में जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अगला है फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में मैंने पहले बता दिया कि देखिए फ्यूज़ जो बना होता है ना, मेनली इसका काम ही यही, फंक्शन ही यही है कि वो जो है प्रोटेक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो ये जो है मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको बनाया जाता है ऐसे मटेरियल से
जिसकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो मोटापन होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है मोटापा, वो कम होता है ताकि करंट को फ्लो होने में दिक्कत हो। अब बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो होने लग गया ना, तो हम जानते हैं रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा टकराते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा टकराते हैं जहाँ भी, वहाँ रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जगह कम पड़ जाती है ना करंट को फ्लो होने में, पतला वायर होने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत टकराते हैं, बहुत कोलिजन होता है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस पैदा होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो मेल्ट कर जाता है। तो होता क्या है, सर्किट ब्रेक कर जाता है और वो हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। अगला है वोल्टमीटर। ये तो हमारा प्यारा प्यारा वोल्टमीटर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। वोल्टमीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में मैंने तो काफ़ी डीप बताया था, घुस करके बताया था उसके बारे में। और ये टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है वोल्टमीटर और एम्पेयर मीटर वाला, तो जा करके देख लें। तो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, जानते हैं अच्छी तरह से हम भी। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसमें भी होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ना होता है। एम्पेयर मीटर को जानते हैं हम भी, ये जो है इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने में काम आता है इसका, किसी भी सर्किट में, और इसको घुस के करना पड़ता है, मतलब बीच में जाना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है। ये सीरीज में कनेक्ट होता है। बल्ब के बारे में कौन नहीं जानता, ये बल्ब का सिंबल, यही बल्ब देख लीजिए, यही बल्ब। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा इसे, पहली बार देख रहे हैं इसे, ये बल्ब है आपका। अगला है रेसिस्टर। रेसिस्टर पे आप देख रहे होंगे लाल हरा पीला ब्लू कलर का बहुत सारे रंगीन जो है चमकदार रेनबो बनाए हुए हैं। असल में ये जो रंग है वो कोडिंग है कि उसका रेसिस्टेंस कितना है। एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है इसका, और ये सिंबल इसका आप देख रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद आती है बारी वेरिएबल रेसिस्टर की, जो कि कुछ इस तरह से सिंबल है इसका। एरो को डाउनवर्ड भी दिखा सकते हैं, एरो को अपवर्ड भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और भी नाम है, वो है रियोस्टैट। वेरिएबल रेसिस्टर है। अगर ये किसी मशीन में अगर हम इसको लगा दें, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट्स के साथ, तो हम रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे खिलौनों में ये लगा होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में ये लगे होते हैं। उसके बाद बारी आती है स्विच की। तो स्विच आप लोगों को शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो ओपन स्विच, जब स्विच क्लोज्ड है मतलब ओपन है, जब सर्किट ब्रेक किया हुआ, ब्रोकन है, मतलब जब सर्किट कंप्लीट नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि जब आप स्विच को ऊपर से दबाते हैं वो नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है ना, जब बल्ब ऑफ हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है ना, सर्किट जो है ओपन होता है, यानी क्लोज नहीं होता है, ओपन हो जाता है, और उसको इनकम्प्लीट सर्किट होने की वजह से करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा है नीचे वाला क्लोज्ड स्विच, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। और इसका सिंबल दो तरह से दिखा सकते हैं कि क्लोज किया हुआ है और एक बीच में बुंदा डाला हुआ है, वो जो दो ब्रैकेट में है उसमें बीच में बुंदा डाला हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक आपका। अगले टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ बेसिक बातें और भी पढ़ेंगे। तो और क्या बोलूँ, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तब तक मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे थे द फादर, भूल के चैनल का नाम है फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, यूट्यूब चैनल फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बहुत जल्द। رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.